बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में इमरान ख़ान साहब ने एक दिन कहा था कि मरीम नवाज़ हमारी प्लेयर हैं, यानी वो है तो नून लीग की टीम में, लेकिन वो खेलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। और मरीम नवाज़ ने बार बार साबित किया कि वो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा फ़ायदा करती हैं। जब भी तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान होने वाला होता है तो मरीम नवाज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि जिसके बाद नून लीग का पट्टा बैठ जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे उनकी एक नई ऑडियो लीक हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। पहले स्ट्रेट अवे मैं आपको बताता हूँ कि मरीम ने और शहबाज शरीफ ने क्या कहा इस ऑडियो में। फिर इस ऑडियो के साथ हम एक ट्वीट को जोड़ेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने किया था। फिर मैं आपको वो तारीख बताऊँगा जिस तारीख को वो हुआ था। फिर आपको बताऊँगा कि कैसे ये इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया है। ये वो काम हो गया है कि जिस पे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस ले ले या इसके ऊपर अगर कानूनी कार्रवाई हो जाए तो शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा और इसहाक डार साहब को हलफ लेने से पहले मुल्क से भागना पड़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले आप सुने जरा मरीम नवाज साहबा क्या कह रही हैं, ये ऑडियो कहां से शुरू होती है। इससे एक और चीज़ भी साबित हो रही है। वैसे मैं पहले आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हैकर है ना वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बहुत अच्छी तरह जानता है। ऐसी टाइमिंग के साथ उसने ऑडियो फेंकी है ना डार साहब के हवाले से कि कमाल कर दिया। अब जरा सुने मरीम नवाज़ क्या कह रही हैं, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ। मरीम नवाज़, बस अल्लाह करे हमारा कोई डार साहब आ जाए। ये मरीम नवाज़ साहब अपनी ख्वाहिश बयान कर रही हैं। मैंने बड़ी इस पर मेहनत की है, मैं कोई 1 महीने से इस पर लगी हुई हूं। बंदा चुप करके उनको कह दे कि ना करो ये। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं अभी तक तो उन्होंने उनके लिए एफर्ट की है, बीच में थोड़ी सी आवाज़ ख़राब भी हुई है। जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बगैर डार साहब को ले आए। तो अभी बात मुकम्मल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, यानी उनका जुमला यह है कि जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके बगैर हम डार साहब को ले आए। तो यहां पे मरीम नवाज साहबा टोकती हैं और कहती हैं नहीं 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 अंकल, उनको मना कर लाना चाहिए। समझे जरा कि जज साहब को मनाकर फिर लाना चाहिए। जरा गौर करें, ये ऑडियो का पहला हिस्सा है जिसके बारे में बता रहा हूं। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं फिर सुलह कर लें, तो सुलह कर लें। यहां तक इसको रोक ले, पहले मैं बताता हूं इसमें क्या कह रहे हैं। मरीम नवाज साहबा की ख्वाहिश है और वो ये कह रही हैं कि बस अल्लाह करे कि डार साहब आ जाएं। मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और 1 महीने से मैं इस काम पर लगी हुई हूं कि डार साहब वापस आ जाएं। बंदा चुप करके उनको कह दे, उनका मतलब तो आप समझ गए ना कि इनको कह दे, उनको कह दे कि ना करो ये। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि अभी तक तो उन्होंने आगे आवाज़ ख़राब हो जाती है और फिर कहते हैं कि उनके लिए एफर्ट की है, यानी जिनके बारे में भी बात हो रही है, जिन बड़ों के बारे में बात हो रही है। मरीम नवाज साहबा कह रही है कि बंदा चुप करके उनको कह दे कि ना करो ये। शहबाज शरीफ कहते हैं तो अभी तक तो उन्होंने ऐसा ही किया और एफर्ट की है। तो ये दोनों की बात हुई। फिर शहबाज शरीफ कहते हैं कि जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बगैर डार साहब को ले आए। तो अब ये जज कौन है? ये जज कौन हो सकता है? ये वही जज हो सकता है जिसके पास डार साहब का केस लगा हुआ है। उसी मुअज़्ज़िज़ जज साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं ना कि जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है, यानी हम जज के खिलाफ रिपोर्ट बना देते हैं क्योंकि इसके बगैर अगर हम डार साहब को ले आए तो यानी मसला हो जाएगा। यानी शहबाज शरीफ साहब एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाह रहे थे कि जज साहब के खिलाफ एक ऐसी रिपोर्ट बना दी जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई बाद में गुंजाइश निकले और डार साहब को लाने के लिए जज चेंज हो जाए या कुछ और हो जाए तो मामला किया जाए। तो यहां पे मरीम नवाज टोकती हैं नहीं 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 अंकल, उनको मना कर लाना चाहिए, यानी जज को मना कर फिर लाना चाहिए। डार साहब का केस किस जज साहब के पास है? डार साहब का केस जस्टिस जनाब बशीर अहमद साहब के पास है, जज बशीर साहब के पास है। और जज बशीर जो हैं वो नैब अदालत के जज हैं, सब उन्हें जानते हैं, उनके बारे में बहुत खबरें पहले छप चुकी हैं। तो जज साहब जो हैं उनको मना कर लाना चाहिए, ये मरीम नवाज़ कह रही हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट बनाना चाहिए।
यानी एक जज के बारे में इस तरह की डिस्कशन एक वजीर आजम और उसकी भतीजी कर रहे हैं। एक कह रहा है कि जज के खिलाफ रिपोर्ट बना दो और वो कह रही है ना 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 उसको मना लो। भाई ये क्या चल रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी एक मातहत अदालत के जज के बारे में वजीर आजम पाकिस्तान पहले रिपोर्ट बनाने का कहते हैं, एक भागे हुए मफरूर इश्तिहारी को वापस लाने के लिए, तो उनकी भतीजी उनको मशवरा देती है ना 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 रिपोर्ट ना बनाए, उनको मना लेते हैं। और फिर आप देखेंगे हैरत अंगेज तौर पे इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और ना सिर्फ इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आते हैं, बल्कि होता क्या है, यानी एक आदमी है, वो इश्तिहारी है, वो मफरूर है, अदालत उनके जो वारंट गिरफ्तारी है उनको इस तरीके से मैनेज कर देती है कि उनको वापसी में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि वो आकर अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे। यही है ना उसके अंदर कि गिरफ्तारी के वारंट जो है उनको मौखर कर दिया गया है और इसहाक डार साहब आएंगे और अदालत के सामने आपको सरेंडर करेंगे। अब जब कोई ऐसा मुलजिम होता है जो भागा हुआ होता है, फर्ज करें उसकी शादी है, उसने आना है, तो वो पहले अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करेगा। अदालत फैसला करेगी कि ये जो आदमी भागा हुआ था ये किसी मजबूरी के तहत था, किसी मामले के तहत था, या अदालत को मुतमईन नहीं कर पा रहा, तो अदालत उसको गिरफ्तार कर लेगी। जरा इसको टेक्निकली समझें। जब कोई ऐसा मुलजिम जो भागा हुआ होता है जब भी कभी वापस आता है तो सारे काम करने से पहले सबसे पहले अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है। कानून तो यही कहता है। शादी करने बाद में जाएगा, हलफ लेने बाद में जाएगा, बाकी सारे काम बाद में करेगा, सबसे पहले अपने आप को उस अदालत के सामने आकर सरेंडर करेगा कि जी मैं आ गया हूं, मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूं। फिर अदालत की सवाबदीद है कि अदालत इस बात को तस्लीम करे कि हाँ यार ये बंदा बीमार था, ये बंदा ठीक नहीं था और इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक कह रही है, डॉक्टर्स ठीक कह रहे थे, ये चक्कर देकर भागा हुआ नहीं था, लिहाजा इसको हम जमानत दे देते हैं और ये अपनी ज़िंदगी के मामला चलाए और साथ साथ केस को जो है फेस करे। नंबर 2 क्या हो सकता है? नंबर 2 ये हो सकता है कि अदालत ये कहे कि ये जो आदमी भागा हुआ था मुतमईन नहीं हुए, डॉक्टर भी झूठ बोल रहा था, रिपोर्टें भी झूठी थी और ये बंदा फ्रॉड कर रहा था अदालत के साथ, लिहाजा इसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इन दोनों सूरतों के बाद ही वो आदमी कोई तीसरा काम कर सकता है। लेकिन डार साहब ने क्या किया, आते ही हलफ ले लिया सेनेटर का और अब अदालत में पेश होने से पहले, यानी आज अदालत में पेश होने के लिए जब गए तो उनके जाने से पहले वहां पे वजीर दाखिला पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह और आईजी इस्लामाबाद उनके प्रोटोकॉल के लिए अदालत में मौजूद थे। जज साहब की छुट्टी थी इसलिए मामला वहां पे रुक गया। लेकिन अब ये ऑडियो आने के बाद तो ये बड़ी अदालत के लिए एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि कैसे इसहाक डार साहब के लिए इतनी बड़ी गुंजाइश पैदा हुई, कैसे वो आकर बजाय इसके कि अदालत के सामने सरेंडर करते उन्होंने जाके हलफ ले लिया और अब वो वजीर का हलफ भी सुबह 10 बजे ले लेंगे और बतौर वजीर वो कल शाम वाली कौमी सलामती की मीटिंग में शामिल भी हो सकते हैं। ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब इसका नोटिस ले सकते हैं और इसका जायजा ले सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जजेस को ऐसे मैनिपुलेट करना, उनके बारे में इस तरह से बातें करना, उनके खिलाफ इस किस्म की साजिशें रचना और उनका सामने आ जाना, ये बड़ी खौफनाक चीज है। वो कह रहे रिपोर्ट बनाओगे, वो कह रहे नहीं बना लेते हैं उनको। तो अब पूछना ये था कि डार साहब के आने, यानी ये जो कन्वर्सेशन है ये 15 जून की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है इसके अगले हिस्से के मुताबिक वो 14 जून की है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने लगे हैं। क्या मनाया गया है या रिपोर्ट बनाई गई है, क्या किया गया है? यानी डार साहब को वापस लाने के लिए यही ऑप्शन थी ना जिनके ऊपर गौर किया जा रहा था। तो उसके बाद मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि उनको मना कर लाना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा सुलह कर लें। तो उस पर मरियम नवाज ने कहा ये भी अंकल जो कल हुआ है ट्वीट अब्बू का, मैं बैठकर टीवी देख रही थी तो DGISPR आए हुए थे, मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए और अगर वो आना चाहें, उनकी फैमिली वगैरह आना चाहे तो हम फैसिलिटेट करेंगे। मैंने तो 2 और 2 4 कर लिया, यानी मैंने उसी टाइम अपना हिसाब किताब लगा लिया। मैंने कहा अगर उन्होंने लाना है फिर उन्होंने लाना है, यानी अगर फौज ने ये फैसला कर लिया कि मुशर्रफ को लेकर आना तो फिर तो उन्होंने लेकर आना है। उस वक्त हम पागल लगेंगे ये सोचते हुए कि फौज क्या कर रही है, जो कर रही है, यानी हम तो ये पागल ही लगेंगे ये कहते हुए या सोचते हुए कि ये तो फौज कर रही है, क्या कर रही है।
तो मरियम नवाज साहबा ने फ़ौरन हिसाब लगाया कि फ़ौज ने लेकर आना, अगर परवेज़ मुशर्रफ को तो ले ही आना है, हमारी तो कोई औकात है नहीं कि हम रोक सकें। तो जब हम रोक नहीं सकते तो हम पागल ही लगेंगे ये सोचते हुए कि फ़ौज कर रही है जो कर रही है। तो इसलिए मरियम नवाज साहबा ने जो आगे की हिकमत अमली बताई, ज़रा ये सुने। गवर्नमेंट की कोई से नहीं है, इनसे किसी ने पूछा भी नहीं है, यानी ये हमारे बारे में मशहूर हो जाएगा कि गवर्नमेंट तो है ही कहीं नहीं और उनसे किसी ने पूछा भी नहीं। और DGISPR ने स्टेटमेंट दे दिया कि मुशर्रफ साहब को हम जो है वो लेकर भी आना चाहते हैं, उनको आना चाहिए, फैसिलिटेट भी करेंगे। अगर हम कोई प्रॉब्लम करते हैं, ये रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो फिर ये एक और मिसगिविंग हो जाएगी शुरू। मरियम नवाज साहबा कह रही है कि फ़ौज से बिल्कुल टकराना नहीं चाहिए। अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं परवेज़ मुशर्रफ के वापस आने में या इस रास्ते के अंदर हम रुकावट डालते हैं, तो ये फिर एक और मिसगिविंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, यानी हमारे फिर फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अब ये वो खातून हैं जिन्होंने हमेशा कहा कि हमने कभी बूट नहीं चाटे या हमेशा कहा कि हमने कभी बूट पॉलिश नहीं किए, तो हम तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं, हम तो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं। तो ये एतराफ़ जुर्म कर रही हैं जो इनके मुताबिक जुर्म था। फिर अंकल मैंने अब्बू को फ़ोन किया, मैंने कहा आई सी दिस कमिंग, यानी मैंने कहा कि मैं ये होते हुए देख रही हूँ कि होगा ये कि वो तो मुशर्रफ को ले आएंगे और हमारे ऊपर थू थू होगी कि जनाब आप रोक भी नहीं सके, आपने ये क्या किया, तो इसको अपने खाते ही डाल लेते हैं। और बजाय इसके कि हम कहें हमारे ऊपर एक फ़ैसला ठूंसा गया है और इसके बाद जो हमारी बेइज्जती होगी, तो उससे बेहतर है कि आप अल्लाह की खातिर आप ये कह दें कि अल्लाह के लिए मैंने ये किया है, यानी इस्लामी टच इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा, और आप ये कह दें कि ये मैंने किया और अल्लाह की खातिर किया है। तो आप ये ट्वीट कर दें। वो अंकल उन्होंने मेरी बात फ़ौरन मान ली और फिर जो है वो ट्वीट आ गया, यानी और ट्वीट क्या था नवाज शरीफ का, तरह वो भी आप सुन लें। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट ये था जो उन्होंने किया था, मेरी परवेज़ मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनाद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआगो हूँ, वो वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। कैसे ये फ्रॉडिये हैं वैसे, यानी अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत से भरे हुए हैं और सियासत का लिबादा उड़ा के, मज़हब का लिबादा उड़ा के ये कार्रवाई डालते हैं। और अब ये ऑडियो लीक हो गई है, यानी सब पता चल गया कि परवेज़ मुशर्रफ से इनको कितनी हमदर्दी थी। यानी उनकी ख्वाहिश ये थी कि रोका जाए, उनकी ख्वाहिश ये थी कि मना किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा इससे एक मिसगिविंग हो जाएगी, इससे एक फ़ौज के और हमारे दरमियान रखना पैदा हो जाएगा। और वो हम करना नहीं चाहते इस वक्त। वो इसलिए नहीं करना चाहते कि इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और डार को वापस लेकर आना है, और उसके लिए ये सुलह की है। और रास्ते की रुकावट है कि जज, और जज के खिलाफ या तो रिपोर्ट बनाई जाए या फिर मना लिया जाए। ये है जी कुल कहानी इस ऑडियो के अंदर। सिर्फ इस एक ऑडियो की तहकीकात कर ली जाए और इसहाक डार साहब की वापसी के साथ इसको जोड़कर देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में कितना घनौना खेल खेला गया है बदकिस्मती से। अब इसहाक डार साहब को जो वापस लाया गया ना, तो कुछ चीज़ें मैनेज की गई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। आने वाले दिनों में जो है ना वो डॉलर की कीमत कम होगी। उसका रीज़न ये है कि बाहर से कुछ पैसा आ रहा है मुबैना तौर पे, मुझे आज एक साहब ने बताया है, इसको भी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो बाहर से पैसा आ रहा है सलावत खान के लिए, वो एक पैसा भी सलावत खान के ऊपर खर्च नहीं हो रहा। मैंने तो कहीं नहीं देखा। अगर पैसा खर्च होता तो सबसे पहले दादू और खैरपुर में हो जाता। दादू ज़िला है मौजूदा वज़ीर आला सिंध का, खैरपुर मीरस जो है वो ज़िला है साबका वज़ीर आला सिंध का। इन दोनों जगहों के ऊपर किसी किस्म की कोई मदद नहीं दी जा रही, बिल्कुल किसी किस्म की कोई मदद नहीं दी जा रही। हमारे जो लोग, जो टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, वो रोने वाले हुए हैं कि हमें और सामान भेज दो, हमें ये चीज़ें भेज दो, हमें वो चीज़ें भेज दो। रोज़ाना डिमांड आ रही है दवाइयों की, खैमों की, खाने की। वो कह रहे हैं कि सरकार का एक ट्रक या एक सुजुकी भी नहीं आई वहाँ पे, एक कार की डिक्की जितना सामान भी सरकार ने वहाँ पे नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया। पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा मुबैना तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि बाहर से डॉलर आ रहे हैं, तो डॉलर की कीमत को नीचे लाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एलसीज बंद कर दी गई हैं, कारोबार हो नहीं सकता, तो डॉलर की कीमत कुछ नीचे आएगी। लेकिन कितनी नीचे आएगी? क्या उतनी नीचे आ जाएगी जितनी इमरान खान के दौर में थी? या ये तो कहते थे हम 100 रुपये पे ले आएंगे, तो फिर अब इसहाक डार साहब ला कर दिखाएं। अदादो शुमार का थोड़ा सा गोरख धंधा करके ये साबित करने की इसहाक डार कोशिश करेंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे। गुज़िश्ता 1.5-2 महीने से
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में नीचे जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको कम नहीं किया गया। पाकिस्तान में मुनाफा बढ़ाया गया और बढ़ाया गया, और आलमी मंडी के मुताबिक कीमतों को कम करने की बजाय उनको ऊपर किया गया। और इसहाक डार साहब के लिए माहौल बनाया गया कि वो वापस आने के बाद 25 रुपए 30 रुपए पेट्रोल की कीमत कर सकते हैं कम। अब अगर इसहाक डार साहब आगे 25-30 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं तो ये पिछले 2 महीनों का जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें कम होने का जो इंपैक्ट है, ये उसका एक हिस्सा होगा। लेकिन डार साहब की कामयाबी तो ये है कि इमरान खान साहब 150 पर छोड़कर गए थे जब $103 फी बैरल था, और आज तो बहुत कम कीमत है, तो डार साहब उसको 140 पर ले आए, या अपने वादे के मुताबिक 70 रुपए लीटर के ऊपर ले आए जैसा उन्होंने कहा था, या मिफ्ता इस्माइल ने कहा था। क्या वो बिजली की कीमत कम कर पाएंगे? क्या वो गैस की कीमत कम कर पाएंगे? इमरान खान साहब के दौर से उसका तकाबली जायजा होगा, वैसे नहीं होगा। तो डार साहब एक टोटल फेलियर की तरफ जा रहे हैं, और उसमें याद रखिएगा 2 बड़े बहरान उनके सामने खड़े हो जाएंगे आकर। एक सर्दियों में गैस का बहरान, दूसरा सर्दियों में गंदम का बहरान। डार साहब इससे कैसे निकलेंगे, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया फिलहाल नहीं है। और जो पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे साबित किया कि वो कोई महातीर मोहम्मद है, जिसको ऐसे साबित किया गया कि वो हकीमुल उम्मत है, ऐसे आदमी के तौर पर उसको पेश किया जाता रहा शहबाज शरीफ। आज वो दुनिया का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर एक जुमला बोलकर गया है, वो आपकी नजर करता हूं, फिर वीलॉग खत्म कर देंगे। पूरी कौम झोलियां उठा उठा कर दुआ करे कि डॉलर 100 रुपए पर आ जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये है जी पाकिस्तान का नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटर। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।